मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सम सीमांत उपयोगिता नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रतिस्थापन का नियम। देखिए, हम इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें एच गोसन के प्रथम लॉ के बारे में पढ़ा था। जो प्रथम लॉ था एच गोसन का, वो था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता एक वस्तु को लगातार कंटिन्यूस अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते चले जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो उसकी यूटिलिटी है डेफिनेटली विल डिक्रीजेस। आज हमारा जो सेकंड वाला है वो 1858 में गॉसिन द्वारा प्रतिपादित सेकंड लॉ है, जिसे हम सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन भी कहते हैं। इस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कई नाम दिया गया है, जैसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ स्पेंडिंग, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, लॉ ऑफ कंजम्पशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एलोकेशन, लॉ ऑफ इकोनॉमी। काफी इस सिद्धांत को हम काफी उससे जानते हैं। और ये जो चैप्टर है ये इस बात पर आधारित है कि देखिए, रॉबिन्सन की जो हमारी डेफिनेशन है उसी से कुछ रिलेटेड करता है कि इसके रिसोर्सेस, हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो बहुत स्केयर है, दुर्लभ है, कम है, सीमित है और अनलिमिटेड वांट्स है। हमारी आवश्यकताएं अधिक है, सोर्सेस कम है और आवश्यकताएं अधिक है। इसलिए हर वक्त हर इकोनॉमिक पर्सन को दो चीजें करनी पड़ती है, एक तो चॉइस मेकिंग होता है, दूसरा सिलेक्शन टेकिंग होता है। तो कुछ ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उसी से मिलता हुआ है। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में अगर आप उसकी डेफिनेशन को देखेंगे जो मार्शल ने प्रतिपादित की है, तो वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कहता है कि इफ अ पर्सन हैज अ थिंग which can be put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has same marginal utility in all. इसको मार्शल कहता है यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जो वो विभिन्न प्रकार से उपयोग में ला सकता है, तो वह उस वस्तु को उन प्रयोगों में इस प्रकार से बांटेगा कि सबसे उसको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। प्रोफेसर जेके मेहता ने भी इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन दी है कि यदि कोई निश्चित काल के लिए कोई वस्तु कई आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेती है, तो एक निश्चित मात्रा में अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उसे कई अलग अलग आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बांटना चाहिए कि सभी दशाओं में उसकी सीमांत उपयोगिता लगभग समान हो। चलिए, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हम इसी डेफिनेशन जो मार्शल की डेफिनेशन दी है इसको जरा इलेबरेट करते हैं। इफ अ पर्सन हैज अ थिंग, इन सपोज कीजिए कि इफ अ पर्सन की जगह हम डाल देते हैं अपने फादर। इफ अ पर्सन हैज अ थिंग, अपने पिताजी हैं, उनके पास एक चीज है और वो थिंग को हम डाल देते हैं इनकम। तो हमारे पिताजी की जो इनकम है which can be put to several uses, वो उस आय को, उस सैलरी को हमारे पिताजी अलग अलग प्रयोगों में ला सकते हैं। अब वो प्रयोग कौन से हो सकते हैं? जैसे एजुकेशन में बांट सकते हैं, क्लोथ में बांट सकते हैं, मेडिकल में बांट सकते हैं, ट्रेवलिंग में बांट सकते हैं, ठीक है ना, खाने में बांट सकते हैं, फूड में बांट सकते हैं। तो हमारी जो एक पर्टिकुलर एक इनकम है पिताजी की, वो क्या करते हैं, उस इनकम को सेवरल यूजेस में डिवाइड कर देते हैं। और वो डिवाइड इस तरीके से करते हैं कि इट हैज सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल, कि सभी मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल का मतलब है सभी जरूरतों का पूरा हो जाना। तो इस प्रकार अगर हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे तो ये कहा जाएगा कि हमारे पिताजी की जो आय है उसके विभिन्न उपयोग हैं, लेकिन वो उनको इस तरीके से बांटते हैं कि सभी उपयोग पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से क्लियर है कि हमारे जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड सोर्सेस हैं और हम उन लिमिटेड सोर्सेस को हमारे जो सेवरल यूजेस हैं उनमें इस तरीके से बांटते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही मार्जिनल यूटिलिटी माना जाएगा। अब जैसे पानी लीजिए, उसके बहुत सारे उपयोग हैं। ऐसे ही हमारे जो एनवायरनमेंट है इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनकी
हम ये मानकर चलते हैं कि वो माना ही जाता है कि वो बहुत कम है और उनके रेयर हैं और दुर्लभ साधन है, तो उसको इस प्रकार से बांटना कि सभी साधनों की पूर्ति हो जाए, इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी प्रयोग को इस प्रकार से बांटते हैं कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ज्यादा आ रही है, तो हम जिसमें उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रख रहा हूँ आपकी बुक का। आप देखेंगे कि सपोज कीजिए आपके पास है 10 रुपए, 10 रुपए है और आपके पास 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, व्हीट, राइस, शुगर। मुझे मार्जिनल यूटिलिटी को अधिकतम करते हुए अपनी जो इनकम है यानी 10 रुपए है उसको इन तीनों चीजों में बांटना है। तो मैं किस प्रकार से बांटूंगा कि मैं पहला रुपया इस पर खर्च कर रहा हूं, इस पर 50 पर, क्योंकि इससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। दूसरा रुपया मैंने इस पर खर्च किया है, रुपए की जो तीसरी यूनिट है वो मैंने 40 पर खर्च की यानी इस पर, व्हीट पर। फिर मैंने चौथा रुपया इससे किस पर खर्च किया है, शुगर पे, क्योंकि इससे मिलने वाली उपयोगिता 30 है, 30 है। फिर हम मैंने नेक्स्ट वाला जो पैसा है वो खर्च किया है किस पर, राइस पर। फिर मैंने छठा जो रुपया है, मैं छठा रुपया शुगर पे यानी इस पर खर्च ना करके मैं इस पर खर्च कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इससे की सीमांत उपयोगिता अधिक है। सातवां रुपया मैंने इस पर खर्च किया, आठवां रुपया मैंने इस पर खर्च किया है, नौवां रुपया मैंने इस पर खर्च किया। मैं इसकी क्वांटिटी पे नहीं जा रहा, मैं रुपए की सीमांत उपयोगिता को बराबर करना चाह रहा हूँ, अधिक बढ़ाना चाह रहा हूँ। 10वां रुपया मैंने इस पर खर्च किया। तो अगर आप देखेंगे तो पहला रुपया मैंने 50, दूसरा 40, तीसरा 40, फिर चौथा 30, फिर 30, फिर 30, फिर 25, फिर 20, 20 और 20 पर खर्च किया। इससे मेरी जो सीमांत उपयोगिता है उसका कुल जोड़ मुझे मिलता है 305। इन केस सपोज कीजिए कि मैं अपने 10 रुपए की इकाई, ये जो मैंने 20 पर खर्च करा, इस 10 रुपए को अगर मैं इस पर खर्च ना करके राइस पर खर्च करता, आप देखिए इस पे अगर मैं राइस पर खर्च करता तो इस 20 की जगह यहां पर ये 10 हो जाता और इस वाली कंडीशन में मेरी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल जो मेरा सेटिस्फेक्शन है वो 295 आ जाता है। इसका मतलब यह है कि मैं अपने सेटिस्फेक्शन, जब मैं इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए मैं अपने रुपए की इकाइयों को इस प्रकार से भी लगाऊंगा कि मार्जिनल जो यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की वो ज्यादा हो। इसको डायग्राम में समझाने के लिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में वही है, व्हीट 40, 50, 30, 20 और 10, और यहाँ पर चावल है, राइस, इसकी भी वही यूनिट्स दी हुई है। और मैंने वही काम किया है कि जो पहला रुपया है मैंने किस पे खर्च किया है, चावल पे। दूसरा रुपया मैंने खर्च किया है पहला रुपया गेहूं पर, ये देखिए ये रुपए हैं लिखे हुए हैं। और दूसरा रुपया मैंने खर्च किया है चावल पर। तीसरा मैंने रुपया खर्च किया है वापस गेहूं पर। चौथा रुपया मैंने खर्च किया है चीनी पर। पांचवा रुपया मैंने खर्च किया है चावल पर। छठा रुपया मैंने खर्च किया है गेहूं पर। सातवां रुपया मैंने खर्च किया है चीनी पर। ऐसे ही आठवां रुपया और नौवां रुपया और 10वां रुपया मैंने यहाँ पर इन पर खर्च किया है। इन सभी पॉइंटों को जो आधार से एक साथ मिलाती है, आप इस लाइन को देखिए जो ए लिखा है, ये ए से बी तक जो लाइन चल रही है, ये दैट इज लाइन ऑफ लॉ, लाइन ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सम सीमांत रेखा कहा जाएगा, क्योंकि इसके इस पॉइंट पर सभी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम है, यानी 20 20 20, ये मैंने यहां पर लगा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को हम किस प्रकार, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। हमारा 8वां 9वां और 10वां जो रुपया है वो 20 20 यूनिट्स पर है, इसलिए हमने ए से लेकर बी तक की लाइन खींची गई है। अब आइए हम इसके अजम्पशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि मान्यताएं क्या क्या है। पहली मान्यता है देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम सस्ती चीजों को पहले लेंगे और महंगी
कंज्यूमर इज फिक्स्ड है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, रुपए की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुड्स, consumer is normal, so he tries to seek maximum satisfaction, that is rational expectations maybe. The utility is measurable is cardinal terms में यूज की जाती है क्योंकि मुद्रा में ही हम इसको माप रहे हैं, और मार्शल की जो थ्योरी है वो कार्डिनल टर्म्स में है, और वो कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर उसके बाद है कंज्यूमर हैज मेनी वांट्स है, द गुड्स हैव सब्स्टिट्यूट्स, द गुड्स हैव सब्स्टिट्यूट्स, स्थानापन्न भी है. इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो है दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉलेज, रीडिंग ऑफ बुक्स प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फेक्शन और नो स्कॉलर. इन चीजों पर ये लागू नहीं होता, इनविजिबल गुड्स पर लागू नहीं होता, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है इसका, फैशन और कस्टम इन पे ये लागू नहीं होगा. इन केस ऑफ वेरी लो इनकम अगर होती है तो भी लागू नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. ड्यूरेबल गुड्स पर ये लागू नहीं होगा आपका. The law fails when goods of choice are not available. There are certain lazy customers, they do not care of maximum utility. The law falls to operate in this case of laziness of consumers. तो इस तरीके से frequent price changes होते रहते हैं तो भी ये लॉ लागू नहीं होगा, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों तो भी ये लागू नहीं होगा क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो लिमिटेड रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है. इसके बाद इसके मॉडर्न कुछ इंटरप्रेट भी किया गया है कि मार्शल के बाद के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसको मॉडर्न तरीके से भी इंटरप्रेट किया था, और वो ये कहते थे कि इसको सिद्धांत को लॉ ऑफ प्रोपोर्शन माना जाना चाहिए. क्यों माना जाना चाहिए? क्योंकि द्रव्य की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर होती है, ठीक है ना, यानी फिक्स्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लिक्विडिटी यानी मनी. दूसरा ये कि वस्तु के जो मूल्य में ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि सीमांत उपयोगिता की धारणा मूल्य पर आधारित है. यहाँ पर मूल्य पर ध्यान नहीं दिया गया. अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले डायग्राम और उसमें कहीं पर भी वस्तु की कीमतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो कीमतों पर आधारित है. और कई बार ऐसी डिविजिबल जो प्रोडक्ट होते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट प्रोडक्ट में भी जैसे अधिक कीमत वाली वस्तु है और कम कीमत वाली वस्तु, जैसे एक चाय साइकिल है, चाय है, अमरूद की सीमांत उपयोगिता को बराबर करने के लिए साइकिलें खरीदनी पड़ेगी, ऐसा नहीं. जैसे सपोज कीजिए कि अमरूद और मैं, जैसे मैंने यहाँ पर शुगर, राइस और चावल लिया था, इनकी कीमतें समान नहीं है. तो ऐसे ही अगर चावल और साइकिल या कोई दूसरी वस्तु रखी जाए तो उनके बीच में उनकी कीमतों को लेकर ये सिद्धांत रियलिस्टिक नहीं है लगता. चौथा, उन्होंने ये बताया कि विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे पर डिपेंड करती है, पूर्णतः मतलब डिपेंड ना करके स्वतंत्र रूप से निर्भर होती है. प्रोडक्ट इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती है बल्कि स्वतंत्र होते हैं वो, ठीक है. अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ एक फॉर्मूला भी दिया था. इन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल माना था, कि आनुपातिकता का नियम मानते हैं. वो कहते हैं कि वस्तु x, अगर आप डायग्राम देखेंगे और इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें लिखा है MUX डिवाइडेड बाय PX is equals to MUY divided by PY is equals to MUZ divided by PZ is equals to MUN divided by PN and so on. तो कहते हैं कि x वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और उस पर कीमत पर खर्च किया गया पैसा, ठीक है. ऐसे ही वस्तु y पर की सीमांत उपयोगिता और उस पर खर्च किया गया पैसा, और वस्तु z पर से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उस पर खर्च किया गया पैसा यानी मनी यानी कीमत, ये सब बराबर होती है क्योंकि सेटिस्फेक्शन मिलना आवश्यक है. तो यहाँ दूसरी वाली में अगर आप देखेंगे तो इनकम से रिलेटेड करते हैं कि अगर हम एक वस्तु है उसको खरीदते हैं x को, और उस पर खर्च करने वाला पैसा प्लस y वस्तु पर और उस पर खर्च करने वाला पैसा हमारी आय के बराबर होना चाहिए. ये आपके सम सीमांत उपयोगिता नियम की कुछ आधुनिक धारणाएं हैं. इसके बाद इसका क्षेत्र भी आता है कि सम सीमांत नियम जो है वो
कंजम्पशन के क्षेत्र में उपयोगी होता है, यूज ऑफ गुड्स होता है, मनी एक्सपेंडिचर होता है, स्पेंडिंग एंड सेविंग्स है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन और एप्लीकेशन इन एक्सचेंज, एप्लीकेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन इन फाइनेंस, ये सभी में लागू होता है। आज के लिए हमारा ये टॉपिक यही, नेक्स्ट वाली में हम इससे आगे बढ़ेंगे।